हेलो एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द हिडन कॉस्ट ऑफ इमोशनल रिप्रेशन, मतलब अपने इमोशंस को दबाने का छुपा हुआ नुकसान। यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी थक चुके हैं होल्डिंग इट ऑल टुगेदर करके, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता है, हमेशा आई एम फाइन दिखाना पड़ता है, चाहे अंदर से वो टूट रहे हों। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि यार कितना एग्जॉस्टिंग हो गया है सब कुछ अकेले हैंडल करना और अपने ट्रू फीलिंग्स छुपाना, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। टुडे हम गाबोर माते और एरिक फ्रॉम जैसे एक्सपर्ट्स के इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्यों वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि ट्रू हीलिंग की शुरुआत है। आपको लगेगा कि यह एक कैजुअल गपशप चल रही है, लेकिन साथ साथ विल डाइव डीप इनटू फिलॉसफी एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये सब एआई से लिख रहा हूं। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसमें हमें काफी मेहनत लगती है और जब आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये सभी विचार कहां से लिखे हैं, इन सभी का सोर्स आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमोशनल रिप्रेशन को सिंपल शब्दों में समझते हैं। इमोशनल रिप्रेशन का मतलब होता है अपने इमोशंस को दबाना, जानबूझकर या आदत के तौर पर अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना। यानी जब हम दुखी होते हुए भी स्माइल कर देते हैं, गुस्से में होते हुए भी इट्स ओके, आई एम नॉट एंग्री बोल देते हैं, या डर लग रहा हो फिर भी प्रिटेंड करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों को हम इमोशंस रिप्रेस करना कहते हैं। अब सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन तो सोसाइटी और अपब्रिंगिंग है। बचपन से हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, बॉयज डोंट क्राई, या गुड गर्ल्स डोंट गेट एंग्री, या रो मत, स्ट्रांग बनो। पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के लोग कभी कभी हमें सिखाते हैं, चाहे इनडायरेक्टली, कि कुछ इमोशंस दिखाना वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा गिर के रो पड़ता है तो कई बार हम कहते हैं डोंट क्राई, बी ब्रेव। इंटेंशन अच्छी होती है, बट धीरे धीरे बच्चा यह सीख जाता है कि रोना बुरी बात है या अपना दुख दिखाना गलत है। इस तरह से हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है टू रिप्रेस आवर फीलिंग्स। साइकोलॉजी भी यह बताती है कि बचपन में अगर बहुत ट्रॉमा या स्ट्रेस हो तो बच्चा सरवाइव करने के लिए अपने पेनफुल इमोशंस को ब्लॉक कर देता है। जैसे गाबोर माते एक्सप्लेन करते हैं, द ऑटोमेटिक रिप्रेशन ऑफ पेनफुल इमोशन इज अ हेल्पलेस चाइल्ड्स प्राइम डिफेंस मैकेनिज्म एंड कैन इनेबल द चाइल्ड टू एंड्योर ट्रॉमा दैट वुड अदरवाइज बी कैटास्ट्रोफिक। द अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस इज अ होलसेल डलिंग ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। यानी छोटे बच्चे जब बहुत ज्यादा इमोशनल पेन फेस करते हैं, उनका दिमाग उन्हें बचाने के लिए उन इमोशंस को दबा देता है ताकि बच्चा उस ट्रॉमा से तो गुजर जाए, लेकिन साथ ही साथ उसकी इमोशंस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। समय के साथ यही डिफेंस मैकेनिज्म हम बड़े होने पर भी कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। एक और रीजन है इमोशनल रिप्रेशन का, डर। हम डरते हैं रिजेक्शन से, लोगों के सामने कमजोर नजर आने से। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने अपने असली इमोशंस दिखा दिए तो लोग हमें जज करेंगे या शायद दूर हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, एक वर्क प्लेस सिनेरियो लो। आजकल हर जगह एक प्रोफेशनल मास्क पहन के रखो कल्चर है, मतलब ऑफिस में आप अपसेट होके भी दिखोगे नहीं। अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी फील कर रहे हो, अब मुस्कुराते रहोगे क्योंकि कहीं आपको वीक न समझ लिया जाए। सोशल मीडिया पर भी देख लो, सबकी लाइफ परफेक्ट दिखती है। हैशटैग गुड वाइब्स ओनली का जमाना है, जिसमें नेगेटिव इमोशंस के लिए जगह ही नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल टॉक्सिक पॉजिटिविटी, यानी हमेशा पॉजिटिव रहने का एक्सट्रीम प्रेशर, जिसके चक्कर में जो असली प्रॉब्लम्स हैं उनको हम झूठा पॉजिटिव सोच के अंडर कारपेट डाल देते हैं। गाबोर माते इस बारे में लिखते हैं कि जब हम जबरदस्ती पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तब हम असल में इमोशनल रिप्रेशन कर रहे होते हैं। उनके वर्ड्स में, कभी कभी हीलिंग के लिए हमें नेगेटिव थिंकिंग की भी जरूरत है। अपनी लाइफ को बिना रोज टिंटेड ग्लासेस के देखने की जरूरत है। इन अदर वर्ड्स, प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। अगर हम हमेशा ऑल इज वेल का नारा लगाते रहेंगे जबकि अंदर ही अंदर दुखी या नाराज हैं, तो हम अपने स्ट्रेस को पहचान ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी इमोशनली स्ट्रांग दिखने का कल्चर हमारे आसपास इतना है कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि स्ट्रांग होने का यह मतलब नहीं कि आप इमोशंस फील ही ना करो। रियल स्ट्रेंथ इज हैविंग द करेज टू फेस योर फीलिंग्स। यही चीज हम आगे वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी सोसाइटी की बात करें।
एरिक फ्रॉम, जो एक बहुत ही मशहूर सोशल साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को बहुत क्लोजली एनालाइज किया था। फ्रॉम ने देखा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी असली फीलिंग्स खो बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब एक जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ही यूज्ड अ टर्म ऑटोमेटन कन्फॉर्मिटी, मतलब एक रोबोट की तरह सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करना और अपने आप को उन नॉर्म्स के हिसाब से ढाल देना। फ्रॉम एक बहुत ही पावरफुल कोट में कहते हैं, टुडे वी कम अक्रॉस एन इंडिविजुअल हु बिहेव्स लाइक एन ऑटोमेटन, who does not know or understand himself, and the only person that he knows is the person that he is supposed to be, whose meaningless chatter has replaced communicative speech, whose synthetic smile has replaced genuine laughter, and whose sense of dull despair has taken the place of genuine pain. ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, पर इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। फ्रॉम बोलते हैं आज की इंसान की हालत एक ऑटोमेटॉन या रोबोट जैसी हो गई है, जो खुद को जानता ही नहीं है। उसको सिर्फ एक ही इंसान का पता है, द पर्सन दैट ही इज सपोज्ड टू बी, यानी वो बस अपना वही वर्जन जानता है जो सोसाइटी को पसंद आएगा। अरे कितनी रिलेटेबल बात है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप से पूछें तो पता चलेगा कि हम भी सिर्फ वो मास्क पहचानते हैं जो हम पहनते हैं दुनिया के सामने। द रियल सेल्फ गेट्स लॉस्ट। फिर वो कहते हैं कि ऐसे इंसान की बेकार सी बक यानी मीनिंगलेस चैटर रियल कम्युनिकेशन की जगह ले लेती है। एक तरह से हम बाहर से बातें तो करते हैं, पर दिल की बात कोई नहीं करता। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू आंसर्ड हाउ आर यू विद आई एम गुड यू, इवन व्हेन दिल में तूफान चल रहा था। दैट्स द मीनिंगलेस स्मॉल टॉक रिप्लेसिंग जेन्युइन कनेक्शन। फ्रॉम आगे कहते हैं, whose synthetic smile has replaced genuine laughter। उफ, ये लाइन कितनी गहरी है। सिंथेटिक स्माइल मतलब नकली हंसी। एक प्लास्टिक की स्माइल चिपका के घूमते रहते हैं हम, जबकि दिल से हंसना कब का भूल चुके हैं। आप सोचिए, हम ऑफिस, सोशल गैदरिंग्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, हर जगह एक स्माइलिंग फेस दिखाते हैं, चाहे अंदर से मूड ऑफ हो। वो जेन्युइन हंसी जो आनंद से आती है, वो गायब सी हो गई है बहुत लोगों की लाइफ से। और फाइनल ब्लो, whose sense of dull despair has taken the place of genuine pain, यानी असली दर्द को महसूस करने की कैपेसिटी खत्म सी हो गई है और उसकी जगह एक हल्का सा डिस्पेयर यानी निराशा ने ले ली है। मतलब सुपरफिशियली आपको शायद लगे कि सब ठीक है क्योंकि आप रोते देखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक नाउमीदी, एक एम्प्टीनेस सी रहती है, डल डिस्पेयर, क्योंकि हम अपने जेन्युइन पेन को एक्नॉलेज ही नहीं करते, ना किसी के साथ शेयर करते, तो वो पेन एक दबा दबा सा डिप्रेशन या डिस्पेयर बन के रहता है। फ्रॉम का ये पूरा एनालिसिस समझने लायक है क्योंकि ये बताता है कि सोसाइटी हम में एक मोल्ड में डाल देती है जहां हम अपने ट्रू इमोशन से कट ऑफ हो जाते हैं। और मजे की बात या दुख की बात यह है कि ऐसी ऑटोमेटॉन बिहेवियर को ही नॉर्मल माना जाता है। अगर आप खुद को नहीं जानते, बस परफेक्ट मास्क पहने रहते हो, तो सोसाइटी कह सकती है, वाह कितने वेल एडजस्टेड आदमी है। एरिक फ्रॉम ने एक बार ये पॉइंट भी रेज किया था कि अक्सर एक पूरी सोसाइटी ही अगर सिक हो तो उस सोसाइटी में जो लोग परफेक्टली एडजस्ट हो जाते हैं उन्हें हम नॉर्मल या हेल्दी समझने लगते हैं, जबकि शायद वो भी अंदर से सफर ही कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। ये कोट फ्रॉम का नहीं है, ये कृष्णमूर्ति ने कहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर है। फ्रॉम का कहना था कि हमारी मेंटल हेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल मैटर नहीं है, बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अगर सोसाइटी ही इमोशनली रिप्रेसिव है, तो जो बंदा उसमें फिट हो रहा है वो भी रिप्रेशन कर रहा होगा ना। आप सोचो, हम कितनी बार अपने आप से कहते हैं आई शुडंट फील दिस, या मुझे स्ट्रांग रहना है, रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी सीन एज अ गुड स्टेबल पर्सन। सोसाइटी ने इमोशनली मैच्योर का मतलब ही कुछ ऐसा बना दिया है कि जो बंदा दुखी या गुस्सा ना हो कभी, हमेशा कंपोज्ड रहे। But real emotional maturity is not about never feeling negative emotions. It's about dealing with them in a healthy way. चलिए, अब हम स्पेसिफिकली उस हिडन कॉस्ट की बात करते हैं जो शायद इतनी ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन इमोशनल रिप्रेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पर, मेंटली, फिजिकली और रिलेशनशिप्स पे। यू माइट बी थिंकिंग, अच्छा हम समझ गए कि हम इमोशंस दबाते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? क्या नुकसान है अगर हम अपना दुख या गुस्सा अंदर ही रख लें? सबको दिखा के ड्रामा करने से तो बेहतर है चुपचाप मैनेज करना। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशंस दबाने से एटलीस्ट टेम्पररी पीस बनी रहती है, झगड़ा नहीं होता, काम भी होता रहता है और दूसरे लोग आपको स्ट्रांग मानते हैं। लेकिन इस अप्रोच का लॉन्ग टर्म कॉस्ट छुपा हुआ है, इसलिए हिडन कॉस्ट कहते हैं।
चलो इन कॉज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड एक्सपर्ट इनसाइट्स। 1. मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। सबसे पहला और सीधा नुकसान होता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। जब आप अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जाते तो नहीं है, वो अंदर ही अंदर बिल्डअप होते रहते हैं। इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर विदाउट अ विसल। एक ना एक दिन प्रेशर कुकर फटेगा ही, या फिर अंदर ही अंदर सारी एनर्जी खा जाएगा। रिप्रेस्ड इमोशंस ऑफन लीड टू डिप्रेशन और एंजाइटी। आप सोचिए, अगर आप हमेशा खुश का नाटक कर रहे हैं जब आप खुश नहीं हो, आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा हमेशा। मुझे रोना है पर मैं रो नहीं सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है पर मैं जता नहीं सकती, हाँ स्माइल करनी है। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये धीरे धीरे आपको थका देता है। रिसर्चर्स ने नोट किया है कि डिप्रेशन अक्सर तब होता है जब हम अपने इमोशंस बाहर निकालने की बजाय उनको दबा देते हैं। इनफैक्ट कुछ थेरेपिस्ट कहते हैं डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड। जब गुस्सा या दर्द को हम किसी पे निकाल नहीं पाते, ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, तो वो अंदर ही अंदर सेल्फ ब्लेम या होपलेसनेस में कन्वर्ट हो सकता है। आप निराशा महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप अपने आप को ही कह रहे हैं आई शुडंट फील दिस वे। इसके अलावा एंजाइटी भी बढ़ सकती है। सोचो, जब हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं हमारे इमोशंस लीक ना हो जाएं, जैसे किसी को पता ना चल जाए मैं परेशान हूं, वो कॉन्स्टेंट विजिलेंस बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है। इट्स लाइक यू आर ऑलवेज ऑन गार्ड, हमेशा एक मास्क बनाए रखना है। ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, ये एंजाइटी को फ्यूल करता है। आप छोटी छोटी बातों पे एंग्शियस होने लगते हो क्योंकि अंदर एक अनईजी एनर्जी बिल्डअप हो रही है। और फिर होता है बर्नआउट। बर्नआउट सिर्फ काम की वजह से नहीं होता, इमोशनल बर्नआउट भी होता है। जब आप हर वक्त ठीक रहने का, सब संभालने का नाटक कर रहे हो, दैट्स इमोशनल लेबर। इट्स टायरिंग। सो मेनी पीपल टुडे जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या इवन घर संभाल रहे हैं, दे रिपोर्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड इवन इफ फिजिकली ज्यादा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल एनर्जी स्पेंड हो गई है मास्क पहनने में और अंदर ही अंदर फाइट करने में। आप पूरा दिन कोलीग्स के सामने फेक स्माइल रखते हो, कस्टमर्स को कामली हैंडल करते हो चाहे वो रूड हो, घर पे फैमिली को टेंशन नहीं बताते क्योंकि उन्हें फिक्र हो जाएगी। एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल ड्रेन्ड फील करते हो। दिस इमोशनल एग्जॉस्शन इज अ हिडन कॉस्ट। 2. फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट, बॉडी पे असर। ये शायद लोगों को और सरप्राइजिंग लगे, लेकिन इमोशनल डिप्रेशन का असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। दिल का डर, बदन पर वार, ये सिर्फ कहावत नहीं है, साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। डॉक्टर गबोर माते ने अपनी बुक व्हेन द बॉडी सेज नो में माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में बहुत रिसर्च शेयर किया है। उन्होंने देखा कि कैसे क्रॉनिक स्ट्रेस और रिप्रेस्ड इमोशंस टाइम के साथ साथ शारीरिक बीमारियों में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप सोचिए, जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं या कोई इमोशन फील करते हैं, हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, एटसेट्रा। ये एक नेचुरल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। आइडियली अगर हम गुस्सा या दुख ओपनली एक्सप्रेस कर पाएं तो कुछ टाइम बाद बॉडी वापस काम हो जाती है। लेकिन अगर आप इमोशंस को सप्रेस करते हो तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स अंदर ही अंदर चलता रहता है क्रॉनिकली। मतलब बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन अ स्लाइट स्टेट ऑफ फाइट और फ्लाइट विदाउट रिलीफ। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स एलिवेटेड ही रहते हैं थोड़े थोड़े, एंड धीरे धीरे दे रीक हैवॉक ऑन योर इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि कुछ लोग जो हमेशा अपना स्ट्रेस इंटरनलाइज करते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता कि वो स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उनके लिए वो स्टेट नॉर्मल हो गई है। इट्स फार टू इजी टू अडेप्ट टू क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसा कि एक आर्टिकल में लिखा था। लोग इतने आदत डाल लेते हैं स्ट्रेस को फील ना करने की कि उनको खुद को अवेयरनेस नहीं रहती उनके स्ट्रेस लेवल की। और जब तक प्रॉब्लम का एहसास ही नहीं होगा, आप सोल्यूशन क्या ही ढूंढोगे। मतलब अगर आप अपने आप से ही आई एम फाइन कहते रहे तो आप हेल्प भी नहीं लोगे, रिलैक्सेशन भी नहीं दोगे खुद को। चलिए अब कुछ स्पेसिफिक बीमारियों की बात करें जिनका लिंक इमोशनल डिप्रेशन से पाया गया है। ये सुन के आप ट्रूली समझोगे हाउ कॉस्टली इट कैन बी टू ऑलवेज बॉटल योर फीलिंग्स। हार्ट डिजीज, बीपी, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड सप्रेस्ड एंगर कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज। ये तो काफी टाइम से पता है कि टाइप ए पर्सनालिटी जो हमेशा टेंस, कॉम्पिटिटिव, हरिंग टाइप लोग होते हैं, उनमें हार्ट डिजीज रिस्क हाई है। अब रिसर्च एक टाइप सी पर्सनालिटी भी डिफाइन करती है। ये वो लोग हैं जो बाहर से बड़े इजी गोइंग, कोऑपरेटिव दिखते हैं, बहुत नाइस होते हैं, कभी किसी से झगड़े नहीं, सब पेशेंस से झेल लेते हैं। साउंड्स परफेक्ट, राइट? बट कैच ये है कि टाइप सी अपना सारा नेगेटिव इमोशन, स्पेशली एंगर, अंदर दबा के रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी फसाड, मतलब बाहर का चेहरा बनाए रखते हैं। स्टडीज ने पाया है कि ऐसे लोग टाइप सी में कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा देखी गई हैं।
इनफैक्ट डॉक्टर माते कहते हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया, टाइम आफ्टर टाइम इट वाज द नाइस पीपल, द वंस हु रिप्रेस्ड देयर सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस, हु शोड अप विद क्रॉनिक इलनेस। यानी बार बार मेरे पास क्लिनिक में जो क्रॉनिक इलनेस जैसे कैंसर, ऑटो इम्यून के पेशेंट्स आते थे, उनमें बहुत से अच्छा बच्चा टाइप लोग थे जो हमेशा दूसरों के लिए जी रहे थे, अपनी नीड्स को साइड में रख रहे थे और अपने गुस्से दुख को स्माइल के पीछे छुपा रहे थे। कैंसर, अभी मैंने कैंसर मेंशन किया, सुनने में शौक लगता है कि भला इमोशंस रिप्रेस करने से कैंसर का क्या कनेक्शन, बट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के फील्ड में कुछ आई ओपनिंग स्टडीज हुई हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल स्टडी 10 इयर्स तक 1400 लोगों को फॉलो किया गया। इसमें यह रिजल्ट मिला कि जिन लोगों ने अपना एंगर रिप्रेस किया उनमें कैंसर डेवलप होने का डर 40 टाइम्स ज्यादा था उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस किए। 40 टाइम्स ज्यादा। इतना बड़ा डिफरेंस नॉर्मली जेनेटिक्स में भी नहीं दिखता। अनदर स्टडी फाउंड कि जिन आदमियों ने अपने इमोशंस को दबा के रखा, एक्सप्रेस नहीं किया कभी, उनमें लंग कैंसर की दर 5 टाइम्स ज्यादा पाई गई। ऑफ कोर्स कैंसर जैसी डिजीजेस बहुत फैक्टर से होती हैं, स्मोकिंग, जेनेटिक्स एटसेट्रा, बट इमोशनल रिप्रेशन एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। जब हम कहते हैं ना भाई टेंशन कैंसर खा जाएगा, इट्स नॉट अ बेसलेस स्टेटमेंट। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये वो बीमारियां हैं जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही ऑर्गन्स पे अटैक करने लगता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एटसेट्रा। रिसर्च ने लिंक ढूंढा है क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस और इम्यून डिसफंक्शन के बीच। डॉक्टर माते अपने बुक में शेयर करते हैं कि कैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में एक कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट पाया गया, हाइपर इंडिपेंडेंस और सप्रेस्ड एंगर। यानी आरए के काफी पेशेंट्स में ये पैटर्न था कि वो जिंदगी भर सब कुछ अकेले करने वाले, किसी पे डिपेंडेंट ना होने वाले हाइपर इंडिपेंडेंट लोग थे और उन्होंने अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल किया, कभी एक्सप्रेस नहीं किया। ऊपर से वो परफेक्शनिस्ट और पीपल प्लीजर भी थे। ऐसे लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं बट अंदर से हर्ट और अनसपोर्टेड फील करते रहे होंगे कहीं ना कहीं। ओवर द इयर्स ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इम्यून सिस्टम को परेशान करता रहा। रिजल्ट, द बॉडी कंफ्यूज्ड एंड ओवरवेल्म्ड, शायद अपने ही जॉइंट्स को अटैक करने लगी। आरए में जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं क्रॉनिक। इस तरह के कोरिलेशंस ऑलमोस्ट हर क्रॉनिक इलनेस में देखे गए हैं। एस्थमा, जैसे बच्चे जो रोते नहीं, इंस्टेड उनका सांस दब जाता है जब उन्हें स्ट्रेस या क्रिटिसिज्म मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें लोग इमोशंस दबाते हैं और ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एटसेट्रा। When the body says no, ये फ्रेज ही बड़ी मीनिंगफुल है। कब तक आप हाँ हाँ सब ठीक है कहते रहोगे जब ठीक नहीं है? एक पॉइंट के बाद बॉडी नो कह देता है इलनेस के थ्रू। हम सब नोटिस करते हैं कभी ना कभी, जब बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड चलता है लाइफ का और हम खुद को रेस्ट नहीं देते, ना इमोशनली वेंट करते हैं, अचानक से हम बीमार पड़ जाते हैं, मे बी सीवियर कोल्ड, फीवर एटसेट्रा। दैट्स बॉडी फोर्सिंग यू टू स्टॉप। गबोर माटे लिखते हैं, इफ यू कांट से नो, योर बॉडी विल डू इट फॉर यू। मतलब अगर आप नहीं बोल पा रहे, अपनी लिमिट्स क्रॉस करके सब कर रहे हो, तो आपका शरीर आपको नहीं बोलने पे मजबूर कर देगा बाय फॉलिंग इल। Summing up this physical health part, emotions and body are deeply connected. Emotional repression leads to chronic stress response, जो धीरे धीरे हमें बीमार कर सकता है। It's like कान की कचौरी, बाहर से स्वीट दिखेगा बंदा कि बड़ा कंपोज्ड है, अंदर ही अंदर बॉडी उस स्ट्रेस को सोक करके कड़वा हो रहा है। तीसरा हिडन कॉस्ट है हमारे रिलेशनशिप्स पर। सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस कभी किसी को दिखाते ही नहीं, आप हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मास्क पहले रहते हो, तो आप सच्चे दिल से किसी के कितने करीब आ पाओगे? रियल कनेक्शंस रिक्वायर वल्नरेबिलिटी। दोस्ती हो, प्यार हो, फैमिली हो, अगर हर कोई बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है एंड नो वन इज ओपनिंग अप अबाउट देयर ट्रू फीलिंग्स, तो रिलेशनशिप सरफेस लेवल रह जाती है। जैसे कभी आपके फ्रेंड ने पूछा हाउ आर यू, और आप सच में उसको बताने लगे अपनी प्रॉब्लम्स, मे बी यू क्राइड इन फ्रंट ऑफ देम। डू यू रिकॉल कि उस मोमेंट के बाद वो दोस्ती कितनी गहरी लगने लगी? क्योंकि आपने ट्रस्ट दिखाया, अपना वल्नरेबल साइड दिखाया। वल्नरेबिलिटी से ट्रस्ट बढ़ता है और दूसरा इंसान भी खुलने लगता है। अगर आप हमेशा हीरो बने रहोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइप्स, तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली को लगेगा कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं, या शायद आप उन पे भरोसा नहीं करते अपनी फीलिंग्स लेके। दिस कैन क्रिएट डिस्टेंस। बाहर से सब परफेक्ट, पर अंदर से अकेलापन यानी लोनलीनेस महसूस होने लगता है। इसमें कल्चरल एंगल भी है। बहुत फैमिलीज में, स्पेशली ओल्डर जनरेशन, ये कल्चर रहा कि बच्चों के सामने इमोशंस नहीं दिखाते, पेरेंट्स कभी रोते नहीं दिखते एटसेट्रा। इंटेंशन उनकी होती है स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल बनने की, बट कई बार इससे ये मैसेज जाता है कि प्रॉब्लम्स शेयर करना गलत है।
रिजल्ट, द किड्स ऑल्सो ग्रो अप हाइडिंग देयर इश्यूज एंड इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है फैमिली मेंबर्स में। ऑन द फ्लिप साइड, जहां पेरेंट्स खुद कभी कभी वल्नरेबल होकर अपने चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, वहां बच्चे सीख पाते हैं कि ओके, फीलिंग सैड और स्कैर्ड इज नॉट शेमफुल, वी कैन टॉक अबाउट इट। वहां इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। एरिक फ्रॉम का मानना था कि लव और केयर के बिना इंसान जी नहीं सकता पूरी तरह। और लव का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं, एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमन कनेक्शन। फ्रॉम ने यह भी लिखा था कि वन कैनॉट बी डीपली रिस्पॉन्सिव टू द वर्ल्ड विदाउट बीइंग सैडेंड वेरी ऑफन। यानी अगर आप दिल से जिंदगी को फील कर रहे हो, दुनिया की तरफ रिस्पॉन्सिव हो, लोगों की केयर, इश्यूज की परवाह, तो आपको कई बार दुख होगा ही। एंड दैट्स हेल्दी, बिकॉज जिसका मतलब आप एपैथेटिक यानी बेजान नहीं हो गए हो, आप सेंसिटिव हो, जिंदा दिल हो। फ्रॉम कहते हैं ये जो सैडनेस हम फील करते हैं दुनिया की प्रॉब्लम्स देख के, लोगों का पेन महसूस करके, ये हेल्दी हर्ट है, बिकॉज ये दिखाता है हम इंसान हैं, हमारे पास दिल है। So if we try to avoid sadness at all costs, we also numb our capacity to care and love. तो अगर आप लाइफ में कभी दुखी नहीं हो रहे, it might mean आप कुछ फील ही नहीं कर रहे, which is not actually a good thing. कनेक्शंस के लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी है। आप अपने दोस्त को बोलते हो, यार मैं आजकल थोड़ा फाइट कर रहा हूं अपनी मेंटल हेल्थ से, तो जरूरी नहीं वो आपको कमजोर सोचेगा। हो सकता है वो बोले, ब्रो मैं भी, थैंक्स फॉर सेइंग दिस, मुझे लगा सिर्फ मैं ही हूं ऐसा। शेयर्ड वल्नरेबिलिटी क्रिएट्स क्लोजनेस। हम सब ह्यूमन हैं, कोई भी 24/7 स्ट्रांग नहीं रह सकता। बाय ओपनिंग अप यू ऑल्सो गिव अदर्स परमिशन टू ओपन अप, वरना सब एक दूसरे को देख के अज्यूम करते हैं आई मस्ट बी द ओनली वन स्ट्रगलिंग। कितना कॉमन है सोशल मीडिया पे, हर किसी को देख के लगता है दूसरे की लाइफ कितनी सॉर्टेड है, और हम अपने आप को कंपेयर करके और छुपा लेते हैं अपनी स्ट्रगल्स। सो रिप्रेसिंग इमोशंस कैन रॉब अस ऑफ जेन्युइन इंटिमेसी एंड सपोर्ट इन रिलेशनशिप्स। अगर आप कभी टूट जाओ और आपने कभी किसी को नहीं बताया अपने असली फीलिंग्स, तो लोग समझ भी नहीं पाएंगे आपको सपोर्ट कैसे करना है। कई लोगों को यह शिकायत रहती है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। पर सवाल यह है, क्या आपने कभी अपने आप को समझाने दिया है दूसरों को? डिड यू अलाउ एनीवन टू सी अ वल्नरेबल साइड? समझने के लिए दिखाना पड़ता है ना, यह थोड़ा टफ है पर सच है। लास्टली, एक हिडन कॉस्ट है खुद की ग्रोथ रुक जाना। जब हम अपने इमोशंस रिप्रेस करते रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों से बच के निकल जाते हैं जो हमें ग्रो करने का मौका देती हैं। स्ट्रगल्स एंड देयर एक्नॉलेजमेंट ऑफन लीड टू ग्रोथ। डॉक्टर गबोर माते एकदम सीधे शब्दों में कहते हैं, द सेम गोज फॉर अस, नो इमोशनल वल्नरेबिलिटी, नो ग्रोथ। यानी अगर आप इमोशनल वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाते, तो आप ग्रोथ की उम्मीद मत रखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप वल्नरेबल नहीं होंगे, आप सीखेंगे क्या? जब हम गलती मानते हैं तभी हम सुधार करते हैं। जब हम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उसको स्ट्रेंथ में बदलने की शुरुआत करते हैं। इफ आई कीप प्रिटेंडिंग आई एम परफेक्ट, आई विल नेवर वर्क ऑन माई फ्लॉज और हील माई वुंड्स। माते का यह भी कहना है कि व्हेन वी फ्ली आवर वल्नरेबिलिटी, वी लूज आवर फुल कैपेसिटी फॉर फीलिंग इमोशन। मतलब अगर आप वल्नरेबिलिटी से भागोगे, तो जो इमोशंस का स्पेक्ट्रम है, खुशी, गम, प्यार, एक्साइटमेंट, सब कुछ, उसको पूरा फील करने की कैपेसिटी भी लूज कर दोगे। आप एक नैरोड, सैनिटाइज्ड लाइफ जी रहे होगे, जिसमें ना ज्यादा दर्द है ना सच्ची खुशी, बस थोड़ी सी सुपरफिशियल ओके ओके फीलिंग्स हैं। इट्स लाइक लिविंग इन अ सेफ बबल, जहां ना धूप आती है ना छांव, बस एक आर्टिफिशियल लाइट में जी रहे हो। उसमें ना आप टूटोगे ना आप आगे बढ़ पाओगे। इमोशनल एक्सपीरियंसेस, अच्छे हो या बुरे, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्रेकअप के दर्द ने शायद आपको एम्पैथी सिखाया होगा या अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढने पे मजबूर किया होगा। किसी फेलियर के फ्रस्ट्रेशन ने आपको नए तरीके ढूंढने के लिए पुश किया होगा। लेकिन अगर आप इन सब इमोशंस को महसूस ही नहीं करते, हर चीज को दबाते जाते हैं, तो आप अपने आप को डिनाई कर रहे हो द विजडम दैट कम्स फ्रॉम पेन। गबोर माटे एक कोट में कहते हैं, Along with our ability to feel our own pain, go our best hopes for healing, dignity and love. यानी अगर हम अपने पेन को फील करने की एबिलिटी खो देते हैं, तो हम अपनी हीलिंग की, अपनी डिग्निटी की और प्यार की भी उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें पेन को फेस करके ही मिलती हैं। समराइज करूं तो इमोशनल रिप्रेशन एक तरह से आपकी ग्रोथ को पॉज पे डाल देता है। आप एक इमोशनल स्टैग्नेशन में आ जाते हो। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, बट अंदर कोई नई लर्निंग, नया इंसाइट नहीं उभर रहा, क्योंकि आपने फीलिंग्स को दबा के रखा है। इट्स ऑफन सेड, द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स यू। अगर वुंड है ही नहीं या आप देखने से इनकार कर रहे हो, तो लाइट कहां से आएगी? थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, पर सही है। हम अपने वुंड से ही रोशनी पाते हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट करें। वल्नरेबिलिटी इजंट वीकनेस।
अब तक हमने काफी डिस्कस किया कि इमोशंस को दबाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, मेंटल, फिजिकल, रिलेशनशिप, सब पर। द बिग टेक अवे ये है कि वल्नरेबिलिटी यानी अपनी असली फीलिंग्स दिखाना, मान लेना कोई वीकनेस नहीं है। असलियत में वल्नरेबिलिटी ही शुरुआत है हीलिंग की और ट्रू स्ट्रेंथ की। पर यह बात थ्योरेटिकली जितनी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली उतनी ही मुश्किल है ना? काफी लिसनर सोच रहे होंगे कि ठीक है, समझ आया कि वल्नरेबल होना चाहिए, पर करें कैसे? इट्स स्कैरी। बिल्कुल, इट्स स्कैरी बिकॉज हमने उल्टा ही सीखा है हमेशा से सीखा कि स्ट्रांग बनो, ये नहीं सीखा कि कभी कभी टूट जाना भी स्ट्रांग होना होता है। सो लेट्स रीफ्रेम वल्नरेबिलिटी विद अ फ्यू एग्जांपल्स एंड थॉट्स दैट माइट हेल्प। सोचिए, जब आप किसी को अपना दर्द बताते हैं या हेल्प मांगते हैं, कितना करेज चाहिए होता है उसके लिए। डर लगता है कि सामने वाला जज ना कर दे, मना ना कर दे, या हम कमजोर ना दिख जाए। फिर भी जब आप ये स्टेप लेते हो, दैट इज रियल करेज। इट्स मच ईजियर टू प्रिटेंड आई एम फाइन देन टू से आई एम नॉट ओके, आई नीड सपोर्ट। तो जो वल्नरेबिलिटी को चूज करता है वो एक्चुअली ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपके पास आके रोते हुए बोले कि यार मैं बहुत प्रेशर में हूं, आई कांट कोप, क्या आप उसको कमजोर बोलेंगे? नहीं, आपके नजर में उसने आप पे ट्रस्ट दिखाया, इतना बड़ा दिल है उसका कि वो अपना सच्चा इमोशन लेके आपके पास आया। यूड प्रोबेबली रिस्पेक्ट देयर ऑनेस्टी एंड फील क्लोजर टू देम। तो वैसे ही दूसरे भी आपके लिए फील करेंगे जब आप वल्नरेबल बनोगे। हीलिंग बिगिंस विद फीलिंग। जब तक आपको प्रॉब्लम का एहसास नहीं होगा तब तक सोल्यूशन नहीं मिलता। डॉक्टर के पास भी तब जाते हैं जब दर्द महसूस होता है। इमोशनल पेन का भी ऐसा ही है। अगर आप मानोगे नहीं कि आप हर्ट हो, आप हील कैसे करोगे? कई लोग बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम सिर्फ तब हील करता है जब हम एक्टिवली उस हीलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। अगर आपने इमोशन दबा के रखा और बस टाइम बीतने दिया, वो हील नहीं, स्कार बन जाएगा अंदर ही अंदर। स्कार मतलब ऊपर से घाव भर गया पर अंदर पैथोलॉजी रह गई, कहीं ना कहीं ट्रिगर होने का इंतजार। एक्टिव हीलिंग का मतलब होता है पहले एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे दर्द है, फिर उसको प्रोसेस करना, चाहे बात करके, लिख के, क्राई करके, थेरेपी थ्रू एक्सेट्रा। ये प्रोसेस शुरू ही तब होता है जब हम वल्नरेबल होने को तैयार हों। गबोर माटे कॉन्सेप्ट बताते हैं कंपैशनेट इंक्वायरी का। अपने आप से प्यार से पूछो कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे अंदर, मैं क्यों इतना हर्ट फील कर रहा हूं, असल प्रॉब्लम क्या है। उसमें वल्नरेबिलिटी अपने आप के सामने भी चाहिए। कभी कभी हम खुद से भी अपनी फीलिंग छुपाते हैं। डिनाइल बहुत स्ट्रांग मैकेनिज्म है। हम मन को बोलते रहते हैं नहीं नहीं इतना भी बुरा नहीं है, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं एटसेट्रा। कंपैशनेट क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर, जज किए बिना अपनी फीलिंग्स को सुनो। दिस इज वल्नरेबिलिटी विद वनसेल्फ एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग इंटरनली। एरिक फ्रॉम की बात करें तो उन्होंने लव के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था कि टू लव फुली यू मस्ट हैव द करेज टू बी वल्नरेबल। फ्रॉम ने द आर्ट ऑफ लविंग में यह समझाया कि प्यार एक लीप ऑफ फेथ है। देयर इज नो गारंटी। आपको ट्रस्ट के साथ अपने आप को खोलना पड़ता है। जिस तरह प्यार में हम रिस्क लेते हैं कि सामने वाला हर्ट ना कर दे, वैसे ही लाइफ में भी हर मीनिंगफुल चीज के लिए थोड़ी वल्नरेबिलिटी का रिस्क लेना पड़ता है। बट रिवॉर्ड क्या है? ऑथेंटिक लाइफ, अ लाइफ जिसमें आप सच्चे इमोशंस महसूस करते हो, सच्ची हंसी हंसते हो, दिल खोल के रो भी लेते हो जब जरूरत हो। खुद को एक्सेप्ट करना, जैसा भी आप फील कर रहे हो, ये सेल्फ लव भी है। फ्रॉम कहते हैं सेल्फ लव और लव फॉर अदर्स जुड़ी हुई चीजें हैं। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप दूसरों को भी उनकी वल्नरेबिलिटीज के साथ एक्सेप्ट कर सकते हो। इट मेक्स यू अ काइंडर पर्सन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। वल्नरेबिलिटी हैंगओवर नाम की चीज होती है। जैसे ही आप किसी के सामने रोए या अपना दिल खोला, थोड़ी देर बाद शर्म सी महसूस होती है या रिग्रेट होता है कि ओ नो मैंने क्या बोला, अब वो क्या सोचेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस पॉइंट पर दिल को दाद देनी है कि आपने हिम्मत दिखाई। वल्नरेबिलिटी के बाद का जो डिस्कम्फर्ट है, उसको बर्दाश्त करना भी स्ट्रेंथ है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जो लोग वर्थ हैं आपकी लाइफ में, वो आपकी वल्नरेबिलिटी की इज्जत ही करेंगे। अगर कोई आपको मॉक करता है या जज करता है फॉर ओपनिंग अप, मे बी दैट पर्सन डजंट डिजर्व द फ्रंट रो इन योर लाइफ। लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। कई बार आपकी वल्नरेबिलिटी उनको भी अपने आप से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इट्स सरप्राइजिंग बट ट्रू। आप किसी को बोल दो आई एम फीलिंग रियली लॉस्ट यार, एंड मे बी दे विल रिस्पॉन्ड थैंक गॉड तुमने बोला, मैं भी यही फील कर रहा था, चलो साथ में फिगर आउट करते हैं। अब देखो, दोनों को लगा था अकेला हूं, एंड वल्नरेबिलिटी की वजह से कनेक्शन बन गया। यहां एक चीज और एड्रेस करना चाहूंगा, एक्सप्रेशन का तरीका। वल्नरेबल होने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त हर जगह अपने इमोशंस का एक्सप्लोजन कर दो या हर किसी को जाके अपनी कहानी सुनाओ। इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, जैसे ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करना, या जब आपसे कोई सच में पूछे तो झूठ ना बोलना कि आई एम फाइन। अपने लिए बाउंड्रीज भी सेट करना पार्ट ऑफ इमोशनल हेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, तो रिप्रेस करके रखो मत, लेकिन यह भी जरूरी है कि उस गुस्से को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस करो।
चिल्लाना या गाली देना शायद कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, लेकिन कामली अपनी बात रखना, असर्टिव होना कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये हेल्दी वल्नरेबिलिटी है। गबोर माटे लिखते हैं कि एंगर डज नॉट रिक्वायर हॉस्टाइल एक्टिंग आउट। द की इज नॉट टू सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ इट, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील एंग्री। मतलब गुस्से का मतलब ये नहीं कि आप अग्रेसिव हो जाओ, बस दिल में दबाओ मत, उसको फील करने दो और शांत तरीके से जहां जरूरी हो एक्सप्रेस कर दो। जिससे प्रॉब्लम है उसको बता दो कि आप कैसा फील करते हो। ये ज्यादा हेल्दी है बनिस्पति इसके कि आप हमेशा के लिए मुंह पे स्माइल चिपकाए रखो और दिल में भरा रहो। लास्टली, प्रोफेशनल हेल्प भी वल्नरेबिलिटी डिमांड करती है। अगर आपका इमोशनल रिप्रेशन बहुत पुराना है और आप खुद से नहीं निकल पा रहे, तो थेरेपी लेना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत लोग सोचते हैं थेरेपी मतलब वीकनेस, पागलों के डॉक्टर के पास कौन जाता है, बट एक्चुअली थेरेपी के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। आप एक अननोन थेरेपिस्ट के सामने अपने दिल के राज खोलते हो, अपने इमोशंस फेस करने की कोशिश करते हो। इट्स हार्ड वर्क। थेरेपिस्ट्स क्रिएट अ सेफ स्पेस जहां आप धीरे धीरे अपने रिप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पे ला सकते हो, उनको प्रोसेस कर सकते हो। अगर फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात नहीं, तो दिल और दिमाग के लिए क्यों हो? वी नीड टू चेंज दैट थिंकिंग। थैंकफुली आजकल स्टिग्मा कम हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। इवन गबोर माटे जैसे डॉक्टर्स और पब्लिक फिगर्स ओपनली अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करते हैं। माटे हिमसेल्फ हैज टॉक्ड अबाउट हिज ओन डिप्रेशन एंड एडीडी इश्यूज। सो वल्नरेबिलिटी इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रू हीलिंग, क्योंकि जब आप अपना गार्ड थोड़ा सा डाउन करते हो, तभी जिंदगी की अच्छी चीजें आपको टच कर पाती हैं, चाहे वो दोस्तों का सपोर्ट हो, फैमिली का प्यार हो, या खुद के अंदर का सेल्फ कंपैशन। खुद के लिए सॉफ्ट बनना सीखो। जिस तरह आप एक दोस्त को जेंटली बोलते, इट्स ओके यार, कभी कभी सब सहता है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, वैसे ही खुद से बोलो। सेल्फ कंपैशन इज की। अगर आप खुद के लिए जेंटल होंगे, तभी आप खुद को अलाउ करोगे रो लेने, हेल्प लेने, आगे बढ़ने। इन सब बातों का एक ही सारा दोस्तों, होल्डिंग इट ऑल टुगेदर ऑल द टाइम विल इवेंचुअली ब्रेक यू अपार्ट। इतना प्रेशर मत डालो अपने दिलो दिमाग पर कि मुझे हर पल कंट्रोल में रहना है, परफेक्ट दिखना है। कभी कभी लूज इट कर लेने में कोई बुराई नहीं, इनफैक्ट इट्स ह्यूमन। कभी हंसते हंसते आंखों के आंसू आ जाए तो शर्माओ मत, इट्स जस्ट योर हार्ट टेकिंग अ डीप ब्रेथ। अगर बहुत देर से दिल भर रहा है तो एक अच्छे दोस्त को पकड़ के बोल दो, आई एम नॉट ओके। यू विल फाइंड इट द वर्ल्ड डजंट एंड, बल्कि बोझ हल्का हो जाता है। इमोशंस आर लाइक वाटर, बहने देंगे तो जिंदा रहेंगे, रोक के रखेंगे तो स्टिंकी हो जाएंगे लाइक स्टैग्नेंट वाटर। सो लेट देम फ्लो इन अ हेल्दी चैनल, नाइदर फ्लड नॉर ड्रॉट, बस एक नदी की तरह बहे। Vulnerability is the opening that lets that water flow out and also let fresh water, यानी new experiences, love, joy flow in. गबोर माटे और एरिक फ्रॉम के इनसाइट्स हमें ये समझाते हैं कि जो चीज हमें कमजोरी लगती है ना, अपने इमोशंस दिखाना, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और हीलिंग का रास्ता है। फ्रॉम हमें याद दिलाते हैं कि one cannot be deeply responsive to the world without being saddened very often. तो अगर आपको कभी दुखी होने का दिल करे या रोते हुए अपने आप को पाओ, तो खुद को ये बोलो कि शायद मैं इस दुनिया को दिल से फील कर रहा हूं, इसीलिए दुखी हूं, और ये गलत नहीं है। माटे हमें सिखाते हैं कि नो वल्नरेबिलिटी नो ग्रोथ। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको लगे कि इमोशनल रिस्क लेने से डर लग रहा है, सोचो कि उस दरवाजे के पीछे ही नई ग्रोथ छुपी है। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा और खुद से भी कि थोड़ा हल्का होना सीखें। द हिडन कॉस्ट ऑफ इमोशनल रिप्रेशन बहुत हैवी है। हमने देखा हेल्थ खराब, माइंडसेट डाउन, रिलेशनशिप्स फार, ग्रोथ स्लो, नथिंग गुड कम्स ऑफ बॉटलिंग अप। तो थोड़ा रोने में, किसी से हेल्प मांगने में, या कभी आई कांट डू इट ऑल बोलने में शर्म नहीं करनी। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये सिर्फ सेइंग नहीं है, सच में ओके है। अपने अंदर एक हिम्मत जगाए कि समय पड़े तो नो बोले, सेइंग नो टू अदर्स टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्प मांगे जब जरूरत हो, और थैंक यू बोले उन फीलिंग्स को जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो थकाना महसूस कर रहे थे ना, होल्डिंग इट ऑल टुगेदर वाली, वो कम होने लगी है। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, मोर ऑथेंटिक, और आयरॉनिकली स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, क्योंकि अब आपका स्ट्रेंथ एक फसाड नहीं है, अंदर से आ रहा है। वल्नरेबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट इज करेज, एंड करेज इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग एंड फ्रीडम। तो अगले टॉपिक तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दिल का भी, दिमाग का भी और बॉडी का भी। स्टे रियल, स्टे काइंड टू योरसेल्फ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्या पता किसी और का प्रेशर कुकर भी थोड़ा रिलीज हो जाए इस बहाने। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड रिमेंबर, जिंदगी का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं, पूरी तरह महसूस करना है। टेक केयर दोस्तों। सोर्सेज एंड रेफरेंसेस, गबोर माटे के कोट्स और इनसाइट्स उनकी बुक्स व्हेन द बॉडी सेज नो और द मिथ ऑफ नॉर्मल से लिए गए हैं, और उनके इंटरव्यूज रिसर्च समरीज से लिए गए हैं।
इन एक्सपर्ट्स ने हमें ये दिखाया है कि ह्यूमैनिटी और हीलिंग का रास्ता दिल से होके जाता है, ना कि दिमाग में दबा के। बी योरसेल्फ, फील फ्रीली एंड हील।